सोलर सिस्टम क्या पढ़ना हम लोग को? थोड़ा बहुत यूनिवर्स भी देख सकते हैं, जिसका ये छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अब यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड, यह कितना बड़ा है, कुछ अंदाजा है? अच्छा, हम जिसमें हैं मिल्की वे, क्या नाम है? मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में सौरमंडल पड़ता है वो क्या नाम है उसका? मिल्की वे, यानी मंदाकिनी। इसके नज़दीक में एक और गैलेक्सी है आसपास में, एंड्रोमीडा। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोमीडा। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? देवयानी। मंदाकिनी और देवयानी और एंड्रोमीडा, और इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, मिल्की वे को दुग्ध मेखला। तो इसका कोई मैग्नीट्यूड का आइडिया है, कितना बड़ा है, क्या है? व्यास। अब तो कुछ आइडिया लग गया होगा कितना, और आइडिया नहीं लगेगा और फंस गया। अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, प्रकाश वर्ष। अब कह रहे हैं कि यह डायमीटर है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल चीज़ है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। इतना सा काम तो चल जाता है कि प्रकाश वर्ष लिख दिया तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000, 100, 2 करोड़, कितना हुआ? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये क्या है? ये लंबाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, क्या है? या टाइम है? सुनाई दिया? बस पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस। ठीक है। अब ये लग रहा है प्रकाश वर्ष बोलने पे, चूंकि वर्ष को हम लोग क्या मानते हैं? समय। तो कन्फ्यूजन होता है कि वर्ष समय हो, हाँ? लेकिन ये क्या है, कितनी दूरी है आप बताइए? प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है? 9.4607 लंबा, ये है ना, इंटू 10⁻12। अब यहाँ 8 और यहाँ 12 गुना करते रहिए, कॉप, हाँ किलोमीटर हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया किलोमीटर। अब ये ऑलरेडी 10⁸ से इसको गुना करना है। ये जो आंकड़ा आएगा यह हो गया उसका व्यास है। क्या है? उसका डायमीटर है। ब्रह्मांड का व्यास कितना हो गया? 10⁸ लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है कि प्रकाश को एक साल में जो दूरी तय करता है, यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक साल में दूरी कैसे तय करें? मान लीजिए ये लेज़र बीम है, ये लाइट है, तो यह लाइट एक साल में जितना दूरी तय करेगा, तो दूरी तय कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ से लाइट चला और एक साल में मान लीजिए यहीं पहुँचा, तो इसको कहेंगे लाइट ईयर, इस लेंथ को। यदि इस दीवार से प्रकाश शुरू करके और एक साल में यहाँ पहुँचे तो क्या कहेंगे? लाइट ईयर। लेकिन प्रकाश चलता किस गति से है? मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। कितना? हाँ, माइल चलता है। तो अब बताइए कि जब तो चलता ही है 2-3 लाख की स्पीड से, तो एक साल चलता रहेगा तो कितना दूर पहुंचेगा? इतना पहुंच जाएगा, 9.46 इंटू 12। ये एक एंड्रोमीडा जो है एक मिल्की वे का ही पड़ोसी है, नियरेस्ट जो है ना, एक गैलेक्सी सिस्टम और है, वो है एंड्रोमीडा। मिल्की वे है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पड़ता है। ये यही बेसिक बात है। और हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स का डायमीटर क्या है? तो 10⁸ लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर क्या है? तो डिस्टेंस का मात्रक है। वह डिस्टेंस जो लाइट द्वारा एक साल में ट्रेवल किया जाता है वह कितना है?
तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, इट इज इन किलोमीटर्स। अब ये एक छोटा मोटा आंकड़ा बन गया, छोटा मोटा या बहुत बड़ा? यह 10⁸ प्रकाश वर्ष। बाप रे बाप, लिखने पे तो बोर्ड भर जाएगा ये, लेकिन गुना करके देखिएगा कितना आता है मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब 20 को करने के लिए 20 जीरो डालना पड़ेगा ना। 10 इंटू 10, जितना 10⁸ का मतलब क्या होता है? यदि हम लोग जब पढ़ते थे छठा सातवां में 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते थे, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आया प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास, ठीक है। अब माना जाता है कि एक मतलब हमारे जो गैलेक्सी है इसमें मिल्की वे, इसमें जो तारों की संख्या है वो लगभग 100 अरब है। कितना है? 100 अरब तारे हैं। ये अनुमान है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन एक अनुमान है कि 100 अरब तारे हैं। और रफली 100 अरब ऐसी गैलेक्सियां हैं। कितना है? 100। अब फिर दो आंकड़ा लिखिए, 100 अरब तारे हैं किसमें? हमारी मंदाकिनी में। यानी इस मिल्की वे में ओवरऑल कितना है? 100 अरब तारों का एक बना हुआ समूह, और उतने तारों का एक ये भी है। ऐसे कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 अरब। यानी इस तरह का कितना है? इंटू 100 अरब। समझ में आ रहा मीनू आपको? मिल्की वे इटसेल्फ बहुत बड़ा है, और उसमें इतना, ये मिल के बनता है ये यूनिवर्स। तो ये सोचना कि हम लोग यूनिवर्स देख लेंगे, यूनिवर्सल होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इतना आसान है। पता चलेगा कि वहाँ ट्रूथ है कि डेयर है, समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत अब तक समझने में? मिल्की वे है, मिल्की वे का पड़ोसी एंड्रोमेडा है, ब्रह्मांड का पार्ट है। ब्रह्मांड अपने आप में विशाल है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और ये तो इतना तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बीपीएससी सवाल भी नहीं पूछेगा, तो फिर यूपीएससी भी बहुत कोशिश करेगा तो नहीं पूछ पाएगा। इसको मिटा दें। समझ में आ गया? तो कुछ और अब ये बताइए कि पृथ्वी और सूरज को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया ब्रह्मांड और गैलेक्सी का कंपैरिजन। पृथ्वी को सूरज के साथ करेंगे तो पृथ्वी सूरज से सब लोग बोलेंगे नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना। कहीं मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, तो इससे कितना गुना बड़ा है? हाउ मेनी टाइम्स? 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? यानी एक सूरज में कितना पृथ्वी घुस सकता है? 13 लाख। देखने में लगता है पृथ्वी ही बड़ा होगा, नहीं है? एक कंसेप्ट यह है, इससे इसके मैग्नीट्यूड का पता चलता है। और इसका औकात क्या है वो भी देख लिया जाए। यहाँ हम पृथ्वी के मुकाबले तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब ब्रह्मांड में इसका औकात क्या है कि ये भी मंदाकिनी के पहले मनाता था ना कि सेंटर में है, लेकिन अब क्या है? गैलेक्सी के किसी एक पार्ट में है। कितना पार्ट है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है वो। कहाँ से? सेंटर से। गैलेक्सी के सेंटर से कितना दूर है सन? 30,000 प्रकाश वर्ष के आसपास दूर है। और फिर भी चक्कर तो लगाएगा, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल एंटिटी है, सेलेस्टियल बॉडी है, तो एक वो चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा? अपनी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाएगा। समझ में आ रही है बात? सन जो है, जैसे पृथ्वी सन का चक्कर लगाएगा, वैसे सन जो है मंदाकिनी का दुग्ध मेखला का जो सेंटर है उसका चक्कर लगाएगा। मिल्की वे से यूनिवर्स, तो लोग इसको मान रहे हैं यूनिवर्स का सेंटर, तो पता भी नहीं चल पा रहा है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। उसको थोड़ा देख भी लीजिएगा, यदि ऐसे कोई बात नहीं आए तो बता भी दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम इसको बड़ा है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, और कितना बड़ा है उसका एक आइडिया लेना चाह रहे हैं। अब ये क्या करता है भाई साहब, ये चलना शुरू किया। अभी कितने दिन में सेंटर का एक चक्कर लगाएगा?
औकाते पता चल जाएगा। कितना? 25 करोड़ साल चलेगा तो एक बार घूमेगा। इतना बड़ा है, अपने 30,000 प्रकाश वर्ष दूर खड़े हैं तो चलना कितना दिन पड़ेगा? 25 करोड़ वर्ष जी। ये जो 8 हैं तो ये तो जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ चलता ही रहेगा। तो पूरा ब्रह्मांड ही घूम रहा है, सब घूम रहा है, लेकिन अपने अपने गति से, अपने अपने एक्सिस पर और अपने जगह पर। अभी थोड़े कि 25 करोड़ वर्ष ये दूर चला गया और पृथ्वी यहीं रह गया तो वहाँ हिमयुग आ जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। नहीं, इसके पुल में जो है इस सबको लेते चलेगा। हाँ, घूमेगा ही। जब सन जा रहा है, सन के साथ रहेगा ये सब साथ में रहेंगे, लेकिन ये सबका इंटर रिलेशन है आपस में। इसका इसके साथ है और वो उसके साथ। 25 करोड़ साल में वो धीरे धीरे करके वो घूम रहा है, जबकि ये कितने साल में घूम जाता है? 360। तो 2 आंकड़ा आया ना, अब दोनों को लिख लीजिए। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य क्या करता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, या मिल्की वे का सेंटर का चक्कर लगा लेता है। सॉरी, कि परिक्रमा लिख देते हैं, इसको परिक्रमण भी बोलते हैं। रिवॉल्यूशन और रोटेशन, 2 वर्ड ये करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग एक कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड वर्ष। कॉस्मोस मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड वर्ष, यानी कॉस्मोस बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है। तो सूर्य को जो समय लगता है मंदाकिनी के सेंटर को घूमने में, वो 25 करोड़ वर्ष है और वो एक कॉस्मोस है, यानी एक ब्रह्मांड वर्ष है। और वही यहाँ पर सूर्य की जगह पृथ्वी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है परिक्रमण करने में, वो होता है 1 ईयर, जिसको 1 सोलर ईयर कहते हैं, सौर वर्ष। क्या बोलेंगे इसको? सौर वर्ष। ठीक है, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो कुछ मैग्नीट्यूड का भी क्लियर हो गया, कुछ उसके डिस्टेंस का भी क्लियर हो गया, कुछ उसके रोटेशन का भी क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में किसी को कन्फ्यूजन है? अश्विन, आपको रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है? परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब आइए, विश्व, ये सन को मान लेते हैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 सेगमेंट कर लेते हैं। अब बताइए कि इधर 4 ग्रह लिखना है, उधर 4 ग्रह लिखना है, क्या लिखा जाए? सबसे पहले बुध, फिर वीनस, फिर अर्थ और मार्स। कहाँ पर है? यहीं पर है। ये मंगल, और यहाँ पर क्या है? फिर यूरेनस, हो गया। 9 ग्रह थे, लेकिन अब हो गए 8 ग्रह। कब से 9वां ग्रह चला गया? 2006 में प्लूटो को क्या माना गया? बौना ग्रह। प्लूटो हट गया, इसका नाम रखा गया बौना या डॉर्फ। ऐसे कई बौने ग्रह हैं, साइरस है और सबका नाम भी है। एरिस है, इसमें एक IRIS, इस सबका नाम कोडिंग होता है सब। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ, आंकड़ा कम हो गया। नहीं,
तो इसको हम नाम लिख दें, जो कैमरे में देखेंगे उनके लिए। ये है बुध, ये है शुक्र है, शुक्र, यह है पृथ्वी और यह है मंगल, और यह है बृहस्पति, पति और शनि, अरुण और वरुण। अच्छा नाम है लोगों। एक आंकड़ा और पार हो गया। अब यहाँ पर एक अभिक्रिया चल रही है, वो अभिक्रिया भी लिख दीजिए तो कुछ और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का हिसाब किताब चल रहा है, हैं? हाँ, संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? संलयन। तो कितना हाइड्रोजन कितना हीलियम? 71% हाइड्रोजन और बाकी ठीक है, ये बाकी नाइट्रोजन, बाकी 2.5 अदर, सॉरी हीलियम, हीलियम, अब बाकी 2.5 अदर गैसेस। कितना नाभिक इसका मिलके इसका एक नाभिक बनाता है? न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस मिलते हैं? 4 इसका हाइड्रोजन का नाभिक मिलके एक हीलियम बनाता है। तो सूरज का, ठीक है। सूरज में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से देखिए आप। सूरज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये इसका सरफेस जो है, सरफेस पे हर जगह बराबर प्रकाश नहीं होता है। तो जहाँ प्रकाश बराबर नहीं है वहाँ मतलब अवशोषण हो जाता है। धब्बे धब्बे क्यों दिखते हैं, इसका कारण है। धब्बा इसलिए दिखता है कि वहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में वो एक्टिवेट भी हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। इसका इस लेयर का टेम्परेचर कितना रहता है? सेंटर, सॉरी सेंटर का कितना रहता है? इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो रोशनी और या ऊर्जा पैदा करता है, इसका कितना % हमारे तक पहुंचता है, यानी यहाँ तक, इस सब को छोड़ 2% पहुंच जाएगा, सब भस्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। 2% पहुंच जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका 2 अरबवां भाग पहुंचता है, अरबवां भाग। हाँ, समझ गए, इसका 2 अरबवां भाग पहुंचता है। ये वो टेम्परेचर, तब ना हम यहाँ पर यदि सन में यदि लगातार एक वो रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, लेंस, तो उससे जल जाता है। अब सोचिए कि यदि 6000 डिग्री पहुँच जाए तो सब गल जाएगा। यदि इसका 2% कितना हुआ? 6000 का 2% 600 हो गया, इसका 1% अब 1200, 120 हो गया, 120 डिग्री सेकेंड। इसका जो इसकी कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग। ये नहीं कि इस डिग्री के टेम्परेचर का 2 अरबवां, मत लीजिएगा, ऊर्जा का 2 अरबवां भाग पहुंचता है, यानी उतना से ही आपका काम चल रहा है। और अगले 4.5 बिलियन ईयर्स तक इसकी ऊर्जा का आप यूज कर सकते हैं। कितने समय तक? 4.5 बिलियन ईयर्स तक सूरज आपको यूं ही रोशनी देता रहेगा। उसके बाद का कोई, उसके पहले जो करना है कर लीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत? सूरज के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को? पृथ्वी से इसका दूरी, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 96 या 98? रफली 15 करोड़ पकड़ लीजिए, 1498 भी आता है तो दिया जाएगा।
अब इसका क्या होता है कि एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। 50 लाख किलोमीटर का गैप आता है। कितना? एक दिन यदि मान लीजिए एक वैज्ञानिक का जस्ता गया तो वो जब नापेगा तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा कि इसकी दूरी है 14.70 करोड़। कितना हो गया? ये अपना अमेरिका का वैज्ञानिक नाप के आया। फिर इंडिया का वैज्ञानिक पहुंचा नापने के लिए, तो ये लोग थोड़ा लेट लतीफ़ है, बाद में पहुंचा, तो ये हो जाएगा 15.21। अब इसके एवरेज को ही इसका औसत दूरी कहा जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, एक दिन यह सबसे नज़दीक और एक दिन सबसे दूर, इसको दो भौगोलिक घटनाएं कहेंगे, एफेलियन और पेरिलियन। तो अपसौर और उपसौर, यानी अप मतलब दूर, एफेलियन। देखिए एफेलियन जो होता है, एफेलियन में अप लगेगा, अपसौर इज एफेलियन, ठीक है। और उप मतलब समीप, उपसर्ग होता है उप मतलब नज़दीक जाना, यानी यह हो जाएगा उपसौर। उपसौर यानी पेरी, पेरीहेलियन, एफेलियन एंड पेरीहेलियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह किस किस दिन को होता है यह भी लिख लीजिए यदि मान लीजिए देख रहे हैं तो। अब बताइए 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज के नज़दीक रहेगी या दूर रहेगी? पक्का? 4 जुलाई इतना गर्म होता है, सोच लीजिए। गर्म रहे, सूरज से दूर होगा तो ठंडा लगेगा ना, ठंडा लगना। झुका थोड़ा सा, उसी में उतना कम हो जाएगा। अच्छा, लाइट की तरफ है या लाइट से उल्टा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है 4, ये जो डिस्टेंस है जब ज़्यादा है, यह है 4 जुलाई। 4 जुलाई को यह दूर है, और ये 3 जनवरी को निकट है। क्या है? निकट है। सूरज का एक और कमाल हो गया, उपसौर और अपसौर। 3 तारीख को बहुत ठंडी लगेगी आपको, जब सूरज नज़दीक है तब भी ठंड लग रहा है। इसी को कहते हैं होने लगी बरसात, जल रहे हैं हम। यानी जब बरसात हो रही तो जलना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी जलता है। वही चीज़ है, जब नज़दीक है तो उसको गर्मी नहीं लग रही है, नज़दीक है तो ठंडी लग रही है, क्योंकि उसका लाइट से इशू है, उसके शेड से इशू है, और उसके एक्सिस पर टिल्ट होने से उसका इशू है। 23.5 डिग्री झुक जाएगा तो बहुत बड़ा इशू। तो ये एक बात क्लियर हो गई। अब इसको देख रहे हैं तो 2-3 आंकड़े और भी देख लेते हैं यहीं पर। जब डेट का इशू सॉल्व कर ही रहे हैं तो बड़ा दिन, जैसे हम लोग होता है ना कि आज बड़ा दिन है, अब 21 जून को क्या होता है और 22 दिसंबर को क्या होता है? इसी को कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कहते हैं। 21 जून को क्या होगा? उत्तरी है या दक्षिणी है? तो नॉर्थ में जब होगा तो इसको क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। और इसको ये जब साउथ में होगा तो इसको बोलेंगे मकर संक्रांति। हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को होता है, लेकिन ये भौगोलिक घटना है, मकर संक्रांति। यानी कैप्रिकॉन्स, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिस्टिस, ठीक है। और मकर को सॉरी कैप्रिकॉन्स सॉलिस्टिस और कैंसर सॉलिस्टिस, ये 2 घटनाएं होती हैं। अब इस दिन क्या होगा? दिन और रात, इस दिन क्या होगा? दिन का गति क्या होगा? 21 जून और 22 दिसंबर को दिन क्या होगा? बड़ा होगा। ये उसको छोड़िए ना, अभी यहाँ रहिए, अभी यहाँ रहिए। अभी 2 डेट यहाँ पकड़ा आपने, इसको एकदम अलग रख दीजिए। फिर ये 2 डेट को अलग रख दीजिए, फिर वो 2 डेट आएगा उसको अलग कर दिए। 6 डेट है। क्या होता है? पूछा हर भर जाता है, इस वाला का जवाब इसमें दे दिए, इसका जवाब इसमें।
तो बोल रहे हैं कैंसर सॉलिस्टिस और ये कैप्रिकॉन ये वही है। इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको, इक्विनॉक्स अलग चीज़ है, उसमें बराबर होता है, ठीक है, साल में 2 बार। इसमें दिन बड़ा होता है। हिंदी छोड़ आप रहे, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक है पृथ्वी से सूरज, तो एक घटना हो गई। यहाँ क्या है कि जब कर्क के पैरेलल चला जाएगा, जो हम लोगों ने रेखा बनाए थे ना यहाँ पर, ये अब इसके ऊपर सन डायरेक्ट पड़ रहा है तो ये वाला इफेक्ट होगा, और इसके ऊपर यदि सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है ये वाले एरिया में तो ये वाला इफेक्ट होगा। यानी क्या होगा कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, और सदर्न में कब होगा, 22 दिसंबर को। अब हम लोग छोटे थे, दादी कहते थे कि आज मतलब कि जो क्रिश्चियन लोग का होता है 25 दिसंबर तो बड़ा दिन आ गया, कहते हैं ना बड़ा दिन, तो ना दिन तो आया और गया। जाड़ा में दिन शुरू हुआ नहीं कि ख़त्म, रजाई से निकलते निकलते 11 बज गया और 3-4 बजे फिर रजाई में जाने का समय आ गया, तो 2-4 घंटे में तो नहा धोवा के आदमी चाय 1-2 बार पिएगा, खाना खाएगा, ख़त्म। तो दिन बड़ा कैसे हुआ, लेकिन दादी को ये पता नहीं था कि ये इस गोलार्ध की बात नहीं करी, इस गोलार्ध के 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा जहाँ हम हैं, हमसे हज़ारों किलोमीटर दक्षिण में हो रहा है। तो यह कंसेप्ट है इससे। अब 22 दिसंबर है तो आसपास ले लिया गया, चूँकि उस 25 तारीख को घटना हुई थी इतनी बड़ी। क्या हुआ था 25 तारीख को, ईसाइयों के लिहाज से बड़ी घटना, ईसा मसीह को सूली पर किया टांगा गया था। भारतीयों के हिसाब से मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। हो गया ये 2 डेट क्लियर। अब तीसरा आइए, एक और डेट का लिस्ट है, वो क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये क्या है, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी बराबर। यानी एक बार गर्मी के समय में दिन और रात बराबर होगा, कभी ना कभी तो बराबर होगा ना, तब ना छोटा बड़ा होगा। दिन और रात तो हमेशा छोटा बड़ा होने का कंसेप्ट लगातार चल रहा है। मान लीजिए पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो एक दिन तो आएगा ना कि फिर यहाँ पर आएगा। तो ये जब इसके बराबर होगा तो ये चीज़, तो एक बार इस वाले एरिया में हो जाएगा, एक बार इस वाले एरिया में हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्रम है, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड ग्रेजुअल डिक्रीज। तो इस दिन को जो आंकड़ा वो प्राप्त किया मार्च में, उसको फिर घटते घटते यहाँ तक फिर आने में आगे बढ़ के जाएगा। वो मैक्सिमम तक कहाँ जाएगा, 22 जून को ये मैक्सिमम रीच करेगा, और फिर 22 जून के बाद घटना शुरू होगा तो 23 सितंबर को आकर फिर इस साइज को प्राप्त कर लेगा। यही चीज़ है, समझा गया। तो इसको कहते हैं विषुव, वी, और इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। अब इसमें 2 डिवीज़न है, एक डिवीज़न है विंटर के हिसाब से और एक है समर के हिसाब से। तो यहाँ पे शरद और ग्रीष्म हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विंटर एंड समर हो जाएगा। तो ये 6 डेट याद हो गया, ये बराबर होगा, दिन और रात बराबर होगा, जितना 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, दोनों में। नहीं, नॉर्थ साउथ नहीं है, ये पूरे विश्व में है। क्यों ऐसा होता है, इसका भी कारण जान लीजिए। चूँकि इक्वेटर पर सन क्या हम पे होता है, इक्वेटर पर डायरेक्टली होता है, तो इक्वेटर पर सन है तो लगभग आधा में दिन आधा में रात। समझा गया। सन जो है परपेंडिकुलर लाइट पड़ता है इक्वेटर पर, तो दिन और रात बराबर हो जाता है। इक्वेटर पे जब सन का लाइट पड़ेगा तो बीचों बीच बढ़ जाता है ना, कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं है। पूरी दुनिया में आधे पर लाइट है तो उसमें आधा दुनिया सोया हुआ है, फिर आधे पर लाइट होगा तो आधा जगह रहेगा, यानी कि बराबरी में बंटवारा होता है सनलाइट का। इसलिए एकदम 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है पूरे दुनिया। फिर उसके बाद हर एक दिन छोटा बड़ा हो नहीं लगेगा ना, एक गोलार्ध में जैसे छोटा होगा दूसरे गोलार्ध में बड़ा होना शुरू होगा। ग्लोब से समझिए, एक तरफ तो शेड पड़ने की बात है ना, तो एक तरफ शेड यदि ज़्यादा पड़ना शुरू दूसरी तरफ से घटेगा, नहीं घटेगा। तो वही चीज़ है कि जब बीच में रहता है तो शेड दोनों तरफ बराबर पड़ता है, यानी कि लगभग 12 घंटे सन के लाइट में है, 12 घंटे उधर अंधेरे में है।
फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक तरफ सन का लाइट इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इधर ज़्यादा पड़ेगा, उधर फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया चलते चलते यहाँ पर आएगी। 21 मार्च है, 21 जून तक ये पूरा बड़ा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे घटते घटते 23 सितंबर को फिर उसके बराबर आ जाएगा, और घटते घटते 22 दिसंबर को दूसरे वाले गोलार्ध में हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझिए। 3 तारीख को सबसे दूर है और 4 जुलाई को सबसे नज़दीक है। समझ आ गया ऊपर वाला? तो ये 4 बातें, 6 बातें आप लोगों को क्लियर हो गई।